इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई। तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़, और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है कृषि का। कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं। और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता, अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल हमने 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं, अनेकों उपाय। अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। यह सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। आप प्रश्न पूछिए। लेकिन जमीन पर हालात भाषण से अलग है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी,
किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्न काल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी। जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है, उसकी भी जानकारी नहीं दी। कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को, 15 लाख रुपए आपने, उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी, जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में, एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा, यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, मंत्री जी, भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए। माननीय इस पर एक अलग बजट पप्पू यादव जी, आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा, प्लीज काइंडली एड्रेस, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे, कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्ध पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे? ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता, ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता आशा रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं आयुष्मान भारत, आप जो पैसा देते हैं उसमें क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा, क्या आयुष्मान भारत में आप ऐसा करिए मंत्री महोदया जी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए।
कृपया- आप मत दीजिए आयुष्मान, कृपया आप इतना चेयर को एड्रेस कीजिए। इतना चीज फ्री कर दीजिए। चौथी सभापति महोदय, थैंक यू। 2 लाख करोड़ रुपया हम पर बिहार में कर्ज है, 2 लाख करोड़ रुपया। और बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो कोई भी हो, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री गांधी मैदान में विशेष राज के दर्जा की बात की थी। लेकिन जब हम लोग अटल जी के समय, हम लोग नीतीश जी और भी सभी साथियों के नेतृत्व में मिले थे, तो हम लोग विशेष पैकेज का एक बड़ा रूल दिया था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं टोटल आप उठा लीजिए, सासाराम से लेकर के और जितने जूट मिल कटिहार से लेकर के जितने चीनी मिल है, सारी फैक्ट्रियां, इसको रिहैबिलिटेशन के लिए आप एक विशेष पैकेज दीजिए। उसको भी आपने नहीं किया। हमारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। झारखंड में HCL से लेकर के लगभग 43% फैक्ट्रियां, गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो हो, स्टील फैक्ट्री हो, लगभग बंद हो गई। तो मेरा है विशेष राज और विशेष पैकेज। जब आप बात करते हैं कोई भी चीज, तो जरूर इस बात पर ख्याल रखा जाए कि विशेष राज पर आप क्या चाहते हैं। आप अपनी बात समाप्त कीजिएगा। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सर, बिहार दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है। आप इसको समझिए। हमारी जो GDP अभी जो हमारे यहाँ सर में हमारे यहाँ जो जाति जनगणना हुई है महोदय, उस जाति जनगणना में सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दुनिया में सबसे निचले पदार्थ पर हम हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर कीमत पर महोदय, आप बेरोजगारी भत्ता की बात मैं आपसे करूंगा। सबसे ज्यादा दुनिया में महोदय पलायन और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार की है। और निरक्षरता भी, मतलब एजुकेशन ग्रोथ हमारा सबसे नीचे है। और इसके लिए हम चाहते हैं पेंशन, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगारी कम से कम 5,000 से 6,000 रुपया आप देने का। अब मैं अपने क्षेत्र पर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अपने क्षेत्र पर महोदय, हम अपने क्षेत्र पर बात खत्म करेंगे। मक्का, मखान, मछली और चाय बागान, इस पर हम आपसे आग्रह करेंगे हृदय से कि आप कोसी सीमांचल के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए आप कम से कम इस योजना पर कम से कम 5 फैक्ट्री मक्का, मखान और चाय पत्ती पर आप देने का कष्ट करें। तीसरी चीज हाई डैम, हमारा सपना है हाई डैम और जो नया भीमनगर बैरेज को रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके लिए आपसे मैं बजट का 1 मिनट लास्ट करता हूं। अंतिम 2 बात है अध्यक्ष जी। पहली बात है पर्यटन। बिहार के निर्माण में पर्यटन का सबसे बड़ा भूमिका है और बिहार के निर्माण में 2 भाग है, एक है बाढ़, एक है सुखाड़। सर लास्ट कर रहा हूं सर। उसमें जब 2 भाग है, उसमें क्या है कि सर हमारा 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग क्या होते हैं, लगभग हमारा पूरी योजना खत्म हो जाती है। उसके लिए रेल योजना पर बहुत बहुत धन्यवाद रेल योजना पर आप माननीय श्री फ्रांसिस जॉर्ज।